नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 11 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी तमाम वो जानकारियां देंगे जिस जानकारी को पाने के लिए आप परेशान हैं। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई है या फिर सरकार की लापरवाही है या फिर ये एक फियादीन हमला है जिस हमले से हमारे देश को दहलाने की कोशिश की गई है। इन तमाम खबरों पे, इन तमाम पहलुओं पे अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही ईरान ने इस हमले को लेकर बड़ा बयान जारी किया है और ईरान ने क्या कुछ कहा है ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसे भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही इजराइल और ईरान के बीच जंग के मैदान में आने वाले वक्त में कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है और जंग की तैयारी कितनी मुकम्मल तरीके से हो चुकी है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही चाइना ने ईरान के साथ मिलके इजराइल को दहलाने की ऐसी प्लानिंग बनाई है कि इस प्लानिंग को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही लेबनान से भी कुछ जुड़ी खबरें आई हैं, ये भी एक अहम खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय अलर्ट मोड पे है, अब क्यों है, क्या वजह है, इसको भी अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं और साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली जो खबर आपको बताऊंगा, देखिए आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो या फिर जहां से भी हो, मैं हिंदी में खबर बता रहा हूं और खबरों को हिंदी में सुन रहे तो इसका मतलब आप भी हिंदी समझते हैं और कहीं ना कहीं आपका ताल्लुकात भारत से जरूर है। इस वजह से सबसे पहली खबर मैं आपको भारत की ही बताऊंगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुभाष मार्ग जो चौराहा है वहां पे ब्लास्ट हुआ है, लाल किले से महज 300 मीटर की दूरी पे। और इस ब्लास्ट में अब तक 9 से 10 लोगों की मौत हो गई है, 30 से 40 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनका इलाज एलएनजेपी हॉस्पिटल में हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको सुबह से लगातार पता चल रही होंगी, सुबह से अलग अलग एंगल पे आपको खबरें भी देखने को मिल रही होंगी। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो मुसलमानों को फंसाने की, बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये आतंकवादी हमला ही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि महज एक ब्लास्ट है, इसमें कोई आतंकवादी साजिश नहीं है, ये ब्लास्ट गलती से हुआ, इरादतन नहीं हुआ। हालांकि अभी तक कोई भी पहलू खुल के निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन एक पहलू जो सामने आया है मुझे लगता है वो पहलू आपके जहन में आज डाल देना चाहिए। मुझे जो भी 1,50,000 लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ वो 1,50,000 लोग सही ट्रैक पे रहें। बाकी दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता। हुआ क्या, पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स खंगाली गई हैं और डिटेल्स बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी संवेदनशील है। जैसे गाड़ी का जो नंबर है, जो हमारी टीम के पास अभी तक जानकारी है कि गाड़ी का नंबर HR यानी हरियाणा रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, HR 26 CE 7624 यानी 7674 के नंबर की ये गाड़ी है और ये हरियाणा 26 की गाड़ी है। i20 गाड़ी है सफ़ेद कलर की और इसका जो मालिक है उसका नाम है सलमान। अब ये जानकारी जैसी पुलिस के हाथ लगी, फौरन पुलिस की टीम सलमान के पास जाती है, सलमान को गिरफ्तार करती है। जब सलमान को गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि सलमान ने इस गाड़ी को पुलवामा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले तारिक को बेची थी। उसके बाद पुलिस की टीम तारिक के पास जाती है, तारिक को भी अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी अरेस्ट हो गया या नहीं इसकी कंफर्मेशन जानकारी निकल के सामने नहीं आई। अब तारिक के पास जब ये गाड़ी पहुंची उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो सबसे हैरान करने वाली, सबसे संवेदनशील जानकारी ये निकल के सामने आई है कि इस गाड़ी को पिछले 1 साल के अंदर 7 बार इधर से उधर बेचा गया है, 7 बार इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है और बेचने और खरीदने का ऐसा लूप तैयार किया गया है कि एक साधारण जांचकर्मी इसमें ही उलझ जाए कि ये गाड़ी कहाँ से खरीदी गई, कहाँ बेची गई, आखिरी बार किसके पास था और तमाम वो जानकारी। बहरहाल कुछ CCTV वीडियोस भी निकल के सामने आए हैं जिसमें एक शख्स इस कार को लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6:52 के आसपास ब्लास्ट हुआ, उससे 1 आध घंटे पहले तक का वीडियो अभी मौजूद है। उसमें जो शख्स बैठा बताया गया गाड़ी के अंदर उसका नाम उमर है और उमर ने ही, जो अभी तक कयास लगाया जा रहा है कि उमर ने ही पूरा प्लान करके इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया। ब्लास्ट इतना इंटेंस था कि 6 कार वहाँ जो आसपास खड़ी थी वो पूरी जल के स्वाहा हो गई। साथ ही 2 रिक्शा, साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ये तमाम चीज़ें जल के खाक हो गई हैं।
मरने वालों में केवल 2 की पहचान शिनाख्त हो पाई है, मतलब कौन सी बॉडी किसकी है ये अभी तक कंफर्म ही नहीं है। तो ब्लास्ट इतना तेज था, ये अभी तक की जानकारी है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की वहाँ से भी जानकारी निकल के सामने आई कि अभी तक बॉडी में ना ही कहीं ब्लैक स्पॉट देखने को मिली, ना ही जिस्म काला पड़ा। तो यहाँ से भी एक सवाल निकल के सामने आता है कि अक्सर जब बम ब्लास्ट होता है तो बम में लोग छर्रे भर देते हैं, बम में लोग कील्स भर देते हैं, और इन लाशों में ना तो छर्रे मिले ना तो कील्स मिले। तो यहाँ से बम का एंगल थोड़ा सा डाउन पड़ता नजर आ रहा। साथ ही इसमें एक चीज़ और है कि जब कोई बम धमाके में मरता है तो उसकी बॉडी काली हो जाती है। अगर खासकर RDX या फिर TNT का इस्तेमाल हो तो बॉडी पूरी जल के काली हो जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ चीथड़े उड़े हैं। तो ये भी एक सस्पिशियस पॉइंट है। खैर, ये तमाम चीज़ें अभी जांच का विषय है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे सबसे पहले ये चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि देखो जिसके पास कार मिली थी, यानी जिसने सबसे पहले ये कार खरीदा था सलमान, वो भी एक मुसलमान है। जिसने आखिरी बार कार खरीदी पुलवामा से, वो भी तारिक उसका नाम है, वो भी एक मुसलमान है। और जो शख्स कार में बैठ के कार को ला रहा था उसका नाम उमर है, वो भी एक मुसलमान है। अब ये बात आपको बोलेंगे, आप जैसे इन बातों को सुनेंगे आपके अंदर नाराज़गी आ जाएगी, आप नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़ होने के बाद आप कहेंगे कि अरे ये तो मुसलमानों को बदनाम कर रहा, ये तो मुसलमानों को बदनाम कर रहा। इसके बाद आप डिफेंड में आ जाएंगे और आप इन तीनों की साइड लेके जब कुछ बोलने लगेंगे तब वहीं पे IT सेल जो बड़ी बड़ी पार्टियों का है वो दिखाने लगेगा कि देखो आतंकवादियों के सपोर्ट में कैसे भारत का मुसलमान खड़ा है। और यहीं आपको शांत रहना है मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ आज यहीं आपको शांत रहना जब कहा जाए कि ये 3 सलमान, तारिक, उमर, ये 3 ऐसे काम को कर रहे थे, इन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। तो आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए कि अगर इन तीनों ने किया है तो पहली बात तो हमारे मजहब से इनका कोई रिश्ता नहीं, इनका कोई नाता नहीं हमारे मजहब से। अगर ये हमारे मजहब में गलती से पैदा हो गए तो हम अपने मजहब से इनको लात मार के बाहर निकालते हैं। और दूसरा, इनको फौरन फांसी दी जाए। जब भारत का मुसलमान ये बोलने पे आ जाएगा ना, ये जो बड़ी बड़ी पार्टी हमको लड़वाना चाहते हैं, ये जो बांटना चाहते हैं, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या क्या है, ये लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि देश का गद्दार मुसलमान, तब आप सेंसिटिव हो जाते हैं, तब आप जवाब देने लगते हैं। जवाब देते देते इन तीनों का डिफेंड हो जाता है और यहीं से पूरी कहानी गोल गोल घूम के पार्टियों के एजेंडे पे आके सेट हो जाती है। और जो गोदी मीडिया चाहती है कि भारत का मुसलमान ऐसे आतंकवादियों का सपोर्ट कर जाए, वो आप गलती से कर जाते हैं। बात कड़वी है, मेरी बातें आपको बुरी लगेगी, आप सोचेंगे कि प्रखर राजपूत क्षत्रिय होके, हिंदू होके, टीका लगा के ऐसी बात बोल रहा, हमको कमजोर साबित कर रहा, ये सरकार की चाल है। वो बात की बात वो ऊपर वाला देख लेगा, जिसकी गलती ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़ के ये बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ आज आपको कहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ताकि कभी कोई आपकी लॉयल्टी पे सवाल न उठा पाए। खैर, इधर धमाके के बाद ईरान से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान ने भारत का पूरी तरीके से सपोर्ट और समर्थन किया है। ईरान ने कहा है कि भारत में जो हमला हुआ है, अगर ये आतंकवादी हमला है तो बिल्कुल गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं। और साथ ही हमारी संवेदनाएं और हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जो इस धमाके में मारे गए हैं या फिर इंजर्ड हैं। साथ ही ईरान की सरकार ने पूरे कॉपरेशन की बात भी की है और कहा है कि अगर भारत को हमारी किसी भी तरीके से आवश्यकता है तो ईरान मुस्तैदी के साथ खड़ा है। तो ईरान ने अपने दोस्ती का फर्ज निभाया है, आतंकवाद के खिलाफ ईरान ने आवाज़ उठाई है। ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं। खैर, इधर ईरान ने यह किया, एक हमारा बज्जात पड़ोसी मुल्क है, उसने क्या किया आप जान लीजिए। आज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है हाई अलर्ट पे है। रिपोर्ट से दावा कर रही है कि राजस्थान के आसपास जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है वो लगातार चक्कर लगा रहा, लगातार पेट्रोलिंग कर रहा, और तीनों आर्मियों की लगातार मीटिंग हो रही है। और मीटिंग इस वजह से हो रही है कि कहीं भारत फिर से अटैक न कर दे, कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई योजना लगा के एयर स्ट्राइक ना कर दे। अब यहाँ पे चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात आप सुनिए। हमला भारत में हुआ, अगर पाकिस्तान का इसमें कोई कनेक्शन नहीं, कोई एंगल नहीं, तो आप शांति से बैठ जाइए, आप भारत से बातचीत कीजिए, भारत को सिंपैथी दीजिए, सहानुभूति दीजिए, कहिए कि भाई आपके यहाँ जो हुआ गलत हुआ, हम भी इससे पीड़ित हैं। जो TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अक्सर हमको भी दहला देता है। अब भारत और पाकिस्तान को साथ आना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर ये बात पाकिस्तान की तरफ से बोल दी जाती तो आज हम भी खुश होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बदजाती दिखाते हुए भारत से ना कोई संवेदना रखी, ना भारत से कोई बातचीत की। सबसे पहले इन्होंने अपने एयरफोर्स को पेट्रोलिंग पे लगा दिया। मतलब हमेशा ही ये लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं और इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। खैर,
इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, उधर अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से, और ये खबर भी इजराइल और भारत से ही जुड़ी हुई है। दरअसल भारत इजराइल की लोरा मिसाइल LORA मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा और कोशिश कर रहा कि भारत को ये लोरा मिसाइल मिल जाए। क्यों? क्योंकि भारत ने इजराइल से इससे पहले रैम्पेज मिसाइल ली थी, और इस मिसाइल का जो उपयोग हुआ था वो उपयोग इतना कारगर था ऑपरेशन सिंदूर में, किसी के बाद भारत अब इजराइल से और मिसाइलें खरीद सकता है, खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि इजराइल ही क्यों, या फिर क्या भारत इजराइल से खरीदता है? तो इसका जवाब सुनेंगे सन्न हो जाएंगे। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इजराइल भारत को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। जितना हथियार वो पूरी दुनिया में बेचता है उसका 34% हथियार अकेले भारत को बेचता है, और भारत सीना ठोक के खरीदता भी है। उसमें कोई चोरी छिपे की बात नहीं है, सीना ठोक के खरीद रहा है। अब क्यों खरीद रहा है? क्या भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इजराइल को फंड कर रही है? क्या इजराइल को अमीर बनाने में भारत का भी योगदान है? ये तमाम सवाल मैं आपसे पूछ के यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही है इजराइल के ही हवाले से, और इजराइल के पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश होना है जिसके पास होने के बाद अब फिलिस्तीनियों की, लेबनानियों की, और शायद तुर्की भी जोड़ ले, सीरियाई लोगों को भी जोड़ ले, जॉर्डन के लोगों को भी जोड़ ले, ईरान के लोगों को भी जोड़ ले। इन तमाम लोगों की जो जिंदगी है अब एक पतले डोरे पे टिकी भी थी, वो डोरा भी टूट जाएगा। दरअसल इस बिल में पेशकश की गई है कि जो शख्स आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो, जिसका योगदान हो या फिर जिसका नाम हो या फिर कोई कनेक्शन हो, ऐसे इंसान को फौरन सजाए मौत दे दी जाए। अब ये बात जब बोली गई तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई, इजराइल ऐसे लोगों को ही फांसी देगा, ऐसे लोगों को ही गोली मार देगा जो आतंकवादी होंगे। लेकिन ये जांच कौन करेगा कि आतंकवादी है? सवाल ये भी है कि किसी भी फिलिस्तीनी मुसलमान को उठा के अगर इजराइल ठोक देगा और कहेगा कि भाई हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये चीज़ लिखी है कि कोई आतंकवादी उसको गोली मार दो, तो ऐसे हाल में फिर ये जवाब और वेरिफिकेशन कौन करेगा कि आतंकवादी था, नहीं था, सच क्या है, झूठ क्या है? इसी वजह से इस कानून के विरोध में तमाम दुनिया के लोग आज वोट कर रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि 32 के करीब वोट इसके हक में चले गए, 16 के करीब वोट इसके विपक्ष में थे, लेकिन हक वाले ज़्यादा थे। इस वजह से ये बिल फाइनली पास हो गया है। बाकी अभी 2 चरण और बचे हैं, अगर उसमें भी पास हो जाता है तो फिलिस्तीनियों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। खैर, अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से, और ईरान ने अब ऐसी चीज़ बना ली है जिसके बाद इजराइल डर गया है। क्या है वो चीज़, उसको अब डिटेल में समझिए। दरअसल 3-4 दिनों से अलग अलग चैनल पे, चाहे आज़ाद बोल इंडिया भाई साहब का हो, आदिल खान आज़ाद का, चाहे राजा भाई का हो, इन तमाम चैनलों पे एक जानकारी आपको मिल रही होगी, और ये जानकारी मैंने भी दी थी कि ईरान लगातार अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहा है और ऐसे टेक्नोलॉजी को बना रहा है कि 2000 मिसाइलें एक साथ ईरान दाग सकता है। यानी लॉन्चर पैड में इतनी ताकत झोंक रहा है कि 2000 के करीब मिसाइलें एक साथ दगेंगी। अब ये बात जब मैंने आपको बोली थी तो उस टाइम कई सारी डॉक्यूमेंट्री आ तो रही थी, लेकिन जब तक वेरीफाइड रिसोर्स ना हो मेरा प्रयास रहता है कि खबरें आपके सामने ना रखूं। 2 घंटे बाद बनाऊं वो ठीक है, लेकिन कभी कोई उंगली ना उठा सके कि भाई बड़बोलेपन में प्रखर राजपूत ने ये बात ऐसे बोल दी और इसमें कोई सच्चाई नहीं छुपी थी। तो कहानी ये है कि अब चाइना पूरी तरीके से आ गया है ईरान के सपोर्ट में। इधर इजराइल को डर था कि कहीं गलती से ईरान कोई खतरनाक हथियार न बना ले। इजराइल लगातार इसकी कोशिश भी कर रहा था, और अमेरिका और इजराइल ने जब जून में एयर स्ट्राइक की थी तब इन्होंने दावा भी किया था कि भाई हमने तो उनको सालों पीछे छोड़ दिया। लेकिन सालों पीछे की बात आप हटा दीजिए, महीनों पीछे नहीं हुआ ईरान, और इसमें पूरा योगदान चाइना का है। दरअसल रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है CNN के हवाले से कि 2000 टन, 2000 किलो नहीं, 2000 टन जो पेक्लोरेट है, ये इस समय भर भर के गाड़ियों में 12 से 14 खेप के करीब 2000 टन पेट्रोल जो है वो चाइना से ईरान के अंदर भेजा जा चुका है। ये जो पदार्थ है पेक्लोरेट, ये बाकायदा ईंधन के तौर पे प्रयोग होता है किसी मिसाइल में, किसी और चीज़ में, और इसके बाद उस ईंधन के बाद यानी अगर पेक्लोरेट मिला दिया गया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, बहुत दूर तक ये जाके मिसाइल हिट कर सकती है। और 2000 टन 12-14 बार भेजा गया, तो आप सोच के देखिए कि कितना हुआ, लगभग 24,000 टन के करीब भेजा गया है। और ईरान के जो कारखाने हैं लगातार एक्टिव हैं, लगातार मिसाइलों को बना रहे हैं, 24-24 घंटा वहाँ पे ओवर ड्यूटी हो रही है।
चाइना से अमेरिका ने प्रेशर बनाते हुए ये बात बोली भी कि मत दो, खतरा है ये, लेकिन चाइना ने साफ तौर पे इनकार करते हुए कहा कि भाई हम देंगे, जिसको दिक्कत है वो अपनी दिक्कत बना के रखे, जो हमारा कोई उखाड़ सकता है उखाड़ ले, हम देंगे। उसके बाद चाइना ने सप्लाई और बढ़ा दी है और फाइनली अब न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस समय ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 11 के करीब न्यूक्लियर बम बना सकता है। हालांकि जब दावा किया गया था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो दावा भी अब फेल है, चूंकि अब ईरान ने सीक्रेट लोकेशन पे, हालांकि उसकी लोकेशन का नाम मुझे पता चल गया है, पिकएक्स माउंटेन, आप गूगल करेंगे, लोकेशन एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पता चल जाएगा कि ईरान यहाँ पे काम कर रहा। पिकएक्स माउंटेन एक काल्पनिक जगह बनाई गई है, कहाँ पे ये है इसके बारे में ईरान ने जानकारी नहीं दी है। और यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और अगर एक बार यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बन गया तो सिचुएशन इजराइल के लिए खराब हो जाएगी, और इससे इजराइल डर भी रहा है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात आप जानिए, 2015 से लेकर 2025 तक ईरान एक समझौते में था जिसमें वो न्यूक्लियर बम वगैरह नहीं बना सकता था, लेकिन फाइनली किस्मत का खेल देखिए कि वो समझौता भी ओवर हो गया। और कहानी आप जानिए, जब जून में लड़ाई चल रही थी उस दौरान 2700 मिसाइल टोटल थी ईरान के पास, 500 के करीब दागा था, और उसी में ही लेने के देने पड़ गए 500 में ही। और अब 2000 पर राउंड के हिसाब से मिसाइलें हो रही हैं। तो इतना अगर मिसाइलों का जखीरा इस समय ईरान के पास हो रहा है तो आने वाले टाइम में मुसीबतें इजराइल की बढ़ेंगी। नेतन्याहू को भी पता है कि घुटनों पे आने का टाइम आ चुका है। खैर, इधर लेबनान को फिर से दहलाया है, लेबनान पे फिर से हमला किया, और इसके बारे में जानकारी खुद IDF ने दी है। और इस जानकारी के बाद अब फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग देखने को मिल सकती है। खैर, जैसा होगा मैं आपको अगली वीडियो में जरूर अपडेट करूंगा, इस वजह से अगली वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।